अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद महमूद और आप देख रहे हैं एनालिसिस टीवी। अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिएगा ताकि इंफॉर्मेटिव चीज़ें लोगों तक पहुंच सकें। दोस्तों, आज का उन्वान बिल्कुल एक हटकर है। ख़बरें तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन ख़बरों से बिल्कुल ये हटकर है, जो कि आपकी हमारी ज़िंदगियों पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। पाकिस्तान में डॉलर की कदर क्यों ज़्यादा है? ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा, मैं अपनी पूरी तहकीक के बात कर रहा हूँ। जब मैंने तहकीक इसके बारे में स्टार्ट की तो मैंने इसके बारे में वीडियो इस टॉपिक पे, इस उन्वान पे जब सर्च करनी शुरू की तो मुझे सिर्फ एक वीडियो नज़र आई। पूरे YouTube पे, फेसबुक में मुझे एक वीडियो नज़र आई, जबकि मुझे कोई बाकी इसके अलावा वीडियो नज़र नहीं आई, जो कि वीडियो आपके मैं गोशगुजार करूँगा। इसी प्रोग्राम में मैं आगे चल के इस वीडियो को भी शेयर करूँगा, क्योंकि उस वीडियो में बहुत अच्छी तमहीद बांधी गई है। बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि डॉलर का रेट हमारी ज़िंदगियों पे कैसे असर करता है। हम आगे चल के इस बारे में बात करेंगे, पहले आप देखें इस वीडियो को। आज की इस ट्रांसमिशन में हम बात करने जा रहे हैं रुपए की कदर की। उस रुपए की कदर की जो किसी भी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। कोई भी करेंसी सिर्फ कागज़ या अदद नहीं होती, बल्कि ये उस एतमाद का नाम होती है जो एक रियासत अपनी मुआशी पॉलिसीज़, अपने फैसलों और अपनी समत से पैदा करती है। रुपया भी यकीनन कभी इसी एतमाद के साथ निस्बतन स्टेबल था, मगर मुख्तलिफ अदवार में किए गए मुआशी फैसले, बढ़ती हुई दरामदी ज़रूरियात, कमज़ोर होती हुई बरामदी बुनियाद और बैरूनी कर्ज़ों का बढ़ता हुआ दबाव, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते गए जिसमें रुपया मुसलसल दबाव का शिकार होता गया। अब यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि जब किसी भी मुल्क की करेंसी कमज़ोर होती है तो उसका असर सिर्फ मार्केट रेट तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उसका असर महंगाई, सनतों पर, रोज़गार पर, इवन आम शहरी की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर भी पड़ता है। यानी कि ये एक ऐसा सिलसिला है जो मईशत के हर हिस्से को मुतासिर करता है। तो आज हम इसी पूरे सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से अवामिल हैं, वो कौन कौन से फ़ैसले हैं और वो कौन कौन सी मुआशी हकीकतें हैं जिसकी वजह से रुपया आज इस बेकदरी का शिकार है। अब जो मैंने आपको तमहीद बांधी डॉलर के हिसाब से, डॉलर के बारे में जो बात हुई, देखें, अगर आप आज की सिचुएशन को देखते हैं तो पाकिस्तान में डॉलर का रेट इस टाइम पे 279.19 है, जो अगर आप एशियाई ममालिक ही अपने अड़ोस पड़ोस में नज़र डालें, जिन की अगर आप कंपैरिजन करें डेवलपमेंट में, तो वो कहाँ खड़े हैं, लेकिन उनके पास डॉलर की कदर कम है। इंडिया में यही डॉलर रेट 95.39 से 94.55 है, यानी कि 95 रुपीज़ 0.39 एंड 94.55। बांग्लादेश में डॉलर का रेट 123.21 है। श्रीलंका, जो कि एक डिफ़ॉल्टेड कंट्री है, डिफ़ॉल्ट हो चुका, उसकी मईशत अभी दोबारा से सरवाइव कर रही है, वहाँ पर डॉलर का रेट 332 से 336 है, यानी कि 279 एक डेवलप कंट्री पाकिस्तान के अंदर और श्रीलंका जैसे मुल्क के अंदर 332 से 336 है। एक डिफ़ॉल्ट किए हुए मुल्क में और एक डेवलप्ड कंट्री जो कि डेवलपमेंट की मनाजिल को तय कर रहा है, एक पीस मेकर है, अमन का जामिन बना हुआ है, उस मुल्क में डॉलर का रेट आप देख लें, आपको बहुत ताज्जुब होगा, बहुत हैरानगी होगी। जो रेट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अफ़गानिस्तान में डॉलर का रेट 63.71 रुपये है। क्या है अफ़गानिस्तान के पास? इंडस्ट्री है। क्या है अफ़गानिस्तान के पास? एग्रीकल्चर है। क्या है अफ़गानिस्तान के पास? कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। जस्ट ओनली दे एक्सपोर्टिंग द टेररिज्म। लेकिन उन्होंने अपनी करेंसी को छाप छाप के अपने मुल्क का दिवालिया नहीं किया, उन्होंने बैरूनी कर्ज़ों पर अपना इन्हिसार नहीं किया,
अपने मुल्क में कोई तरक्की नहीं की, लेकिन उस तरक्की की कीमत उन्होंने बैरूनी कर्ज उठाकर नहीं किया। हम जब खुश होते हैं कि हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, हमारे मुल्क में मोटरवेज बन रहे हैं, हमारे मुल्क में ये बन रहा है, वो बन रहा है, क्या वो हमारी अपनी इकोनॉमी ने किया या फिर वो सब कुछ हमने कर्जे लेके किया? इसी तरह से एक और चीज़ अगर मैं आपसे डिस्कस करता चलूं, 28 फरवरी 2026 से कबल अगर हम बात करें पेट्रोल प्राइसेस की, तो आपको वहाँ पे भी बड़ी हैरत होगी। पाकिस्तान में उस वक्त पेट्रोल की प्राइस 258 रुपये 17 पैसे यानी कि 258 रुपीज़ 17 पैसा और 275.70 पैसा। अगर इंडिया में बात करें तो 111 रुपये 20 पैसे से लेके 94 रुपये 77 पैसे तक थे। बांग्लादेश में बात करें तो 116 से 120। श्रीलंका जो कि डिफ़ॉल्ट कंट्री, दोबारा मैं कहूँगा डिफ़ॉल्ट कंट्री था, जिसकी डिफ़ॉल्ट हो चुकी है, 281 से लेके 293 रुपये, यानी कि हम अमन के शदाई ताकतवर कंट्री पेट्रोल बेच रहे हैं 269 रुपये यानी कि 279 रुपीज़ का, क्योंकि गवर्नमेंट लेवी भर रही है। भाई आपसे लेवी ली जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का खजाना खाली है, उसको भरना आपसे है हमने। और उससे भी हैरान कौन बात बता रहा हूँ, जिस मुल्क ने बिल्कुल तरक्की नहीं की है, अफगानिस्तान में पेट्रोल की उस वक्त कीमत थी 94.77 यानी कि 94.77, और आज भी अगर आप पेट्रोल की बात करें अफगानिस्तान के अंदर तो 95 रुपये लीटर बिक रहा है। कैन यू इमेजिन दैट? 95 रुपये लीटर बिक रहा है। 28 फरवरी को जब ये प्राइस रेट मैंने आपके सामने भी कोड किए हैं, उस ब्रेंट क्रूड ऑयल वर्ल्ड वाइड 70.895 पर बैरल था। 159 लीटर्स होते हैं पर बैरल में, आप काउंट कर लीजिए। और WTI क्रूड ऑयल $66 से लेके $67 तक था। तब हम ये प्राइसेस अफोर्ड कर रहे थे। मुझे ये नहीं समझ आ रही, प्लीज़ आप लोग समझाइए कि इंटरनेशनल रेट एक, पाकिस्तान में 279 क्यों, इंडिया में 95 क्यों, बांग्लादेश में 123 क्यों और अफगानिस्तान में 94 क्यों? यानी कि हमारे पैसे की कदर ख़त्म है, हमारे पैसे की कदर नहीं है। इसी तरह से मैं आपको इंतहाई अफसोस के साथ ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर हमारे मुल्क में गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बना भी दे, जैसे अभी हमारे मुल्क में अगर ऐसी पॉलिसीज़ बन भी जाएं कि जी बैरूनी इन्वेस्टर्स को खींचा जाए, तो बदकिस्मती के साथ, माजरत के साथ मैं आपको श्योर कहता हूँ कि अगर बैरूनी सरमायाकार हमारे मुल्क में आ भी जाएंगे तो जो डीलिंग हमारा FBR करता है, जो डीलिंग हमारे पोर्ट्स करते हैं, हमारा कस्टम डिपार्ट करता है या बाकी सरकारी महकमे करते हैं, इन चीज़ों के वो चाइनीज़ या फॉरेनर्स आदि नहीं हैं कि हर जेन्युइन काम को भी करवाने के लिए फाइल को पहिए लगाना ज़रूरी है। ये पहिए वो लोग नहीं लगाएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? मुल्क बदनाम होगा, हमारी इकॉनमी मज़ीद बैठेगी। हमारे मुल्क में ज़रूरत है कि इस ब्यूरोक्रेसी को नखेल डाली जाए, इस ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल किया जाए। आप हम एक चीज़ तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर 1 साल बाद हमारी गवर्नमेंट ये करती है कि मज़दूर की कम से कम उजरत को बढ़ा दिया जाता है। जैसे मिसाल है कि कम से कम उजरत 30,000 है
तो जी महंगाई हो रही है, महंगाई की रेशो बढ़ रही है, लिहाजा गरीब आदमी गुजारा नहीं कर सकता, तो हमारी हुकूमत को एक आसान और गैर ज़िम्मेदाराना तरीका मिलता है कि वो कम से कम उजरत को बढ़ा देते हैं, 35 कर देते हैं, 40 कर देते हैं, 5,000 2,000 का इजाफा कर देते हैं, जो कि इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और मईशत की नज़र में एक बिल्कुल चोरी वाला फेल है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखें, अगर एक मज़दूर या 50 बंदे अगर एक शुगर मिल में काम कर रहे हैं, फ्लोर मिल में काम कर रहे हैं, और उनकी बुनियादी मजदूरी कम से कम उजरत अगर 30,000 है, उसमें उनका गुजारा नहीं हो रहा, महंगाई की रेशो ज़्यादा है, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जी उनकी मजदूरी बढ़ा दो। अगर उनकी मजदूरी को आप 35,000 कर देते हैं या 40,000 कर देते हैं, 10,000 के हिसाब से टोटल जो डायरेक्ट कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है, उस पर इम्पैक्ट आ जाएगा। तो जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर इम्पैक्ट आएगा तो ये जो 10,000 रुपये इंक्रीज़ किए गए हैं, ये ना तो हुकूमत ने बेयर करने हैं, ना उस ताजिर ने, उस शुगर मिल के मालिक ने बेयर करने हैं। ये अल्टीमेटली उस शुगर की कॉस्ट में, उस चीनी की कॉस्ट में, उस आटे की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, जो उसी गरीब ने दोबारा ख़रीदने हैं। तो लिहाजा वो गरीब कहाँ गया? जब 30,000 ले रहा था उस वक्त भी उसका सर्वाइवल नहीं था, जब 40 ले रहा होगा तब भी उसका सर्वाइवल नहीं होगा। बिजली का रेट बढ़ा दिया जाता है, गैस का रेट बढ़ा दिया जाता है, पानी, हर चीज़ तो ख़रीदनी है। तो ये भी एक कंसर है जो कि मईशत से ताल्लुक़ रखता है, ये भी एक चोरी के ज़ुमरे में आता है। ये आवाम की फलाह नहीं की जाती, ये भी चोरी के ज़ुमरे में आता है। दुनिया जानती है कि अयूब खान के दौर में पाकिस्तान की मईशत को ऊपर लगे हुए थे, जिसको पीपल्स पार्टी ने आकर ब्रेक लगाए और भुट्टो की हुकूमत खत्म हुई थी तो पाकिस्तान पहली बार मकरूज भी हो चुका था और शायरान के पास हमारी 5 साल की चावल की फसल भी गिरवी रख दी गई थी। पीपल्स पार्टी के हाथों इस माशी तबाही की एक मिसाल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी है, जिसमें आवाम में 838 अरब रुपए भीख के तौर पर बांटे जाते हैं। एक ऐसी मईशत जो शदीद कर्जों में जकड़ी हुई है, इसके लिए ये बोझ नाकाबिले बर्दाश्त है। ये रकम ऐसे मंसूबों में लगनी चाहिए जो लोगों को भिखारी बनाने के बजाय रोजगार फराहम करे। पीपल्स पार्टी की पाकिस्तानी मईशत को लगाए गए टीकों में एक और बड़ी मिसाल पाकिस्तान स्टील मिल भी है। ये मिल जब हमें रूस ने लगा कर दी तो पीपल्स पार्टी का ही दौर था और ये उसी वक्त खसारे में चली गई। फिर जनरल ज़िया का दौर आया तो पहली बार इस स्टील मिल ने 3 शिफ्टों में काम किया और अपनी पैदावार दी। इसका खसारा न होने के बराबर रह गया। फिर दोबारा पीपल्स पार्टी का दौर आया तो दोबारा इसकी पैदावार कम हो गई और खसारा बढ़ गया। पीपल्स पार्टी ने बड़ी तादाद में स्टील मिल में जियालों को घसीटना शुरू कर दिया। ये तबाही तब तक जारी रही जब तक मुशर्रफ का मार्शल लॉ नहीं लगा। मुशर्रफ मार्शल लॉ में तारीख में पहली बार स्टील मिल ने मुनाफा देना शुरू कर दिया। परवेज मुशर्रफ को लगा कि ये बेहतरीन वक्त इस बोझ से जान छुड़ाने का, क्योंकि ये मुसलसल कौमी खजाना खा रही थी। उस वक्त जब स्टील मिल बहुत अच्छे पैसों पर बिक रही थी तो इफ्तिखार चौधरी ने 100 मोटो लेकर स्टील मिल की निजकारी रोक दी। मुशर्रफ के जाने के बाद दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी और दोबारा स्टील मिल खसारे में चली गई। ये खसारा बढ़ता गया और पैदावार कम होती रही, हत्ता कि 2015 में स्टील मिल बंद करनी पड़ी। स्टील मिल में पीपल्स पार्टी ने हजारों जियाले भर्ती कर रखे हैं। पीपल्स पार्टी के ये हजारों कारकुन कोई भी काम किए बगैर घर बैठकर मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं। ये स्टील मिल अब तक पाकिस्तान की मईशत को 550 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा चुकी है, जिसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को जाता है, जिसने महज अपने वोट बैंक की खातिर पाकिस्तान की मईशत को ये टीके लगाए हैं। इस हवाले से जब पीपल्स पार्टी के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट में बुलाकर PIA और स्टील मिल में कारकुनों की भर्तियों पर सवाल किया गया तो मौसूफ ने फिल्मी स्टाइल में कहा कि जनाब, अगर लोगों को रोजगार देना गुनाह है तो हाँ, मैंने ये गुनाह किया है। आपने लोगों को रोजगार देना है तो अपनी जेब से दे। आप अवाम का पैसा अपने कारकुनों में कैसे बांट सकते हैं? पीपल्स पार्टी ही NFC अवार्ड के मामले पर उड़ी हुई है, जो पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क कर रही है। डैमों और नहरों की तामीर में भी पीपल्स पार्टी रुकावट बन रही, जिसके नुकसानात का हिसाब करने के लिए कैलकुलेटर कम पड़ जाएंगे। आसिम मुनीर साहब, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा मौका दिया है। थोड़ी सी कोशिश कीजिए, जहाँ इंटरनेशनल मामलात में आपने पाकिस्तान को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, वहाँ पर थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी,
जो इनकी बदमाशी है इस टाइम पे, इसे ख़त्म कीजिए ताकि कारोबार पाकिस्तान के अंदर समूथ हो सके। हुकूमत पाकिस्तान से भी दरख्वास्त है कि भाई जब किसान बदहाली का शिकार हो रहा होता है, किसान को जायज़ नफ़ा नहीं मिल रहा होता, उस वक्त आप टमाटर के रेट बढ़ा कर किसान को खुशहाल मत करें, क्योंकि एक टमाटर के रेट से, उस एक किसान की खुशहाली से कितने लोगों की हांडी पे असर पड़ता है आप नहीं सोच सकते। उस आलू की फसल से, उस सब्जी से, उस गंदम से, उस अनाज से बाकी कितने लोगों की हांडी पे फ़र्क पड़ता है, आपकी ये सोच नहीं होती। क्या आपके पास वो इकोनॉमिस्ट टीम नहीं बैठी हुई जो उनके इम्पैक्ट्स भी बता सके? प्लीज़ काइंडली हर चीज़ का इम्पैक्ट और साइड इम्पैक्ट जो है ना वो दोनों देखा करें। ये वो ज़रूरी बातें थी जो कि मेरे दिल की भड़ास थी, मैं निकालना चाहता था। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो, मेरी कोशिश आपको पसंद आई या नहीं आई। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आखिर पे एक इंडिया की एक छोटी सी वीडियो शेयर करूँगा आपसे, जिसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी की गूंज वहाँ पर भी है, जो कि हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। एक और रिपोर्ट है, मैं चाहता हूं आप स्क्रीन पे दिखाएं। 20,000 से ज्यादा, कितने? 20,000 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स के पास डुअल पासपोर्ट है, पता है आपको? 20 सर आती है बात। हाँ, आप देखिए स्क्रीन पे दिखाइए। मोर देन 20,000 पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स हैव डुअल सिटीजनशिप। क्यों? ब्यूरोक्रेसी का क्या काम है? ब्यूरोक्रेसी फ्रेम होता है जिसमें पूरी सरकार चलती है, ठीक है जी। इन लोगों को भरोसा ही नहीं है पाकिस्तान चलेगा कि रुक जाएगा। इनको पता है किसी दिन डिफॉल्ट करेगा, यहां पे लोग सड़क पे मारेंगे पीटेंगे। तो सब ने डुअल पासपोर्ट ले रखा है, सब ने पाकिस्तान के गोश्त के लोथड़े को लेके अपनी सेटिंग बाहर कर रखी है। और